ये आपका प्रश्न 2020, ठीक, ये भी पूछा गया। ये एक रिलेशनशिप पर है, यानी आपका ब्लड रिलेशनशिप पर ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए यूपीएससी में कुछ तो चीज़ें ऐसी है जो वो यूज करता है, ठीक। इसमें से देखिए सबसे पहले इसमें कुछ ऐसे टर्म्स का यूज हुआ है, यानी शब्दों का यूज हुआ है कि आपको पहले शब्द समझने पड़ेंगे, फिर शब्द के माध्यम से आपको प्रश्न समझना पड़ेगा, ठीक है। शब्द में जैसे जब हम पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो इसमें कुछ ऐसे शब्द का यूज किया है जिसको आप समझ करके ही कर पाएंगे। अगर उस शब्द का मतलब आप नहीं जानते हैं तो आप इसको सॉल्व करने में आपको कन्फ्यूजन होगी, आते हुए प्रश्न को आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो शब्द समझने के बाद ही आपका होगा। जैसे प्रश्न पढ़ रहे हैं हम कि कह रहा है कि एक पुरुष के 2 पीढ़ियों के 6 सदस्य, ठीक है, पी क्यू आर एस टी और यू में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उनमें 2 विवाहित जोड़े और 2 अविवाहित सहोदर हैं। अब आपके पास आ गया कि सहोदर है, इसका मतलब क्या होता है भाई, सहोदर का मतलब क्या होता है, ठीक। उसके बाद आ गया कि पी यू पी की पुत्री है और क्यू आर की सास है, ठीक है। टी अविवाहित पुरुष है और एस एक पुरुष है, निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है। अगर कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सहोदर की, कि सहोदर का मतलब होता क्या है। तो सहोदर का मतलब होता है सगे। सगे यानी जैसे एक ही पेरेंट्स के भाई भाई या भाई बहन इस तरह से अगर हैं तो उनको हम सगा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जान लीजिए, ठीक है। ये हो सकता है कि आगे आने वाले प्रश्न में इस तरह के शब्द का किसी प्रश्न में आपको देखने को मिले, यूज किया हुआ, ठीक है। तो आप लिख लीजिए सहोदर। सहोदर का मतलब होता है सगा, ठीक है, यानी एक ही पेरेंट्स के बच्चे। जैसे मान लीजिए अगर एक पेरेंट के 2 बच्चे हैं तो वो सगे हैं, ठीक है, भाई भाई हैं तो भाई भाई हैं। सिस्टर और मतलब महिला और पुरुष है तो वो भाई बहन हुए, यानी सगे हैं, ठीक। तो ये आप जान लीजिए सगा होता है, ठीक। अब इसके बाद जब ये चीज़ें समझ में आ गई तो अब आपको आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ तक का जो प्रश्न है, यहाँ तक का ऐसा कोई भी आपका क्लू नहीं दिया है जिससे आप प्रश्न को पढ़ करके स्टार्ट कर लीजिए, ठीक। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जब भी प्रश्न को सॉल्व कीजिए उससे पहले आप उस प्रश्न को पूरा A to Z पढ़ लीजिए। अगर A to Z पढ़ लेंगे तो सबसे पहले तो अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया तो 50% आपको वही सॉल्व हो गया। दूसरी चीज़, यूपीएससी या आयोग के कोई भी ऐसा पेपर जिसमें ऐसा क्या होता है ना कि प्रश्न अंत शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो प्रश्न का जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस प्रश्न में लास्ट में दिया रहता है, ठीक है। शुरू में नहीं देगा आपका, लास्ट में देगा। जैसे आप यहाँ से प्रश्न पढ़ते हुए आएंगे तो पता चलेगा कि इसमें कहीं भी ऐसी कोई पॉइंट नहीं है जहाँ से आप प्रश्न को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो पता चलेगा लास्ट में ऐसा एक पॉइंट दिया है, उस लास्ट वाली पॉइंट से स्टार्ट करके शुरू पर जाना है, स्टार्टिंग में जाना है, मतलब उल्टा जाना है आपको, ठीक है। तो जैसे इसमें दिया है कि यहाँ तक प्रश्न तो दे दिया है, यहाँ तक आपको कुछ नहीं, फिर यहाँ ऐसा पॉइंट दिया है जहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो कुछ कुछ में तो ऐसा होता है कि लास्ट में देता है, आप लास्ट में जब जाएंगे तब आपको लास्ट में पता चलेगा कि हमें प्रश्न को स्टार्ट यहाँ से करना है, ठीक। फिर लास्ट से आप होते हुए शुरू में जाएंगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा आप पूरे प्रश्न को पढ़िए, समय को बचाने के चक्कर में स्टार्टिंग में स्टार्ट मत कर दीजिए, ठीक। मैं बार बार कहता हूँ, मान लीजिए आपको 70 क्वेश्चन करने हैं, 70 न कर आप 65 ही क्वेश्चन किए और जिसमें से आपका क्या हुआ 60 सही हो गया। तो ये सब 70 से बेटर है ये 60। आप 70 करके 20 क्वेश्चन मिस्टेक कर रहे हैं, जबकि 65 करके 5 क्वेश्चन मिस्टेक कर रहे हैं और 60 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो ये आपका बेटर है, ठीक है। तो आप समय बचाने के चक्कर में क्वेश्चन को मत कीजिए, ठीक है। जिस पर लग रहा है आपका कि समय जाएगा लेकिन क्वेश्चन सही हो जाएंगे, उसको समय दे करके सही कर लीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, ठीक है। आसान भाषा में जब भी इस तरह का प्रश्न है तो आप कैसे करेंगे उसका एक पूरा ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। उस ग्राफ के माध्यम से पूरा क्वेश्चन को समझिए, ठीक। तो इसमें तो ये कह दिया प्रश्न में कि 6 लोग हैं जिनमें से 3 लोग शादीशुदा हैं और 3 लोग पुरुष हैं और 3 लोग महिलाएं हैं, ठीक है। इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं और 2 अविवाहित सहोदर हैं, ठीक। ये पता चला गया। तो सहोदर का मतलब ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस शब्द का बहुत महत्व है आगे चल के, ठीक है, इसलिए ये यूज किया है। ये कह रहा है कि यू पी की पुत्री है। तो हमने आपको क्या बताया है कि जनरेशन गैप मतलब जैसे मान लीजिए ए और बी, ठीक है, ये क्या है, बी पेरेंट है, ठीक है, ये पुत्र है, ठीक है। तो आपके बीच में और आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में 1 जनरेशन का गैप है, ठीक। और आपके ग्रैंडफादर यानी दादाजी के बीच में 2 जनरेशन का गैप है। वही अगर आप हैं और आपका भाई बहन या कोई चचेरा बहन भाई है या कोई ममेरा भाई बहन है तो उसके बीच में कोई जनरेशन का गैप नहीं है। तो जनरेशन गैप आपको समझ में आ गया। तो जैसे मान लीजिए
ये ए और बी, यानी इनके बीच में कितने जनरेशन गैप है? एक। और यही आपके सी चला गया, तो ए से सी के बीच में कितने जनरेशन गैप है? तो दो। ठीक है, क्योंकि ये आप हैं और आपके पिताजी हैं और ये आपके दादाजी हैं, तो आपके दादाजी, आपके और आपके दादाजी के बीच में कितना जनरेशन गैप हो गया? दो। और यही आप हैं और आपके इधर कोई चचेरा भाई बहन या ममेरा भाई बहन या कोई भी हो, तो उसके जनरेशन गैप में कोई जनरेशन गैप नहीं होता, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इनमें जनरेशन गैप नहीं होता, जनरेशन गैप केवल इन्हीं में होता है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, तो अब हम प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि यू जो है पी की पुत्री है, यानी पी की पुत्री है कौन? यू। तो यू ऊपर, यानी ये आपका पी की पुत्री है, तो पी आपका ये। ठीक है, अब चलिए हम प्रैक्टिकली तरीके से समझ रहे हैं। ये आपका पी व्यक्ति हो गया। ठीक है, अब इसकी पुत्री यू है, तो इसकी पुत्री है तो इससे नीचे ही आएगी, यानी एक जनरेशन क्या होगी? नीचे आएगी। तो ये आपका, ये क्या है? पुत्री है। ठीक है, पुत्री यानी यू। ठीक, ये बन गया, यानी यहां तक का। ठीक है, अब कह रहा है कि और क्यू आर की सास है। ठीक है, यानी यहां पर कह रहा है कि क्यू आर की सास है, यानी इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, ये पी यू है और ये आर क्यू और आर है। ठीक है, तो इनमें तो कोई कॉमन नहीं है, तो इनके लिए फिर अलग से बनाएंगे। ठीक है, फिर अलग से बनाएंगे, इन्हीं का पैरेलल बनाना है। ठीक है, अलग से बनाएंगे, इधर बनाइए या इधर बनाइए, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपका, लेकिन इन्हीं का पैरेलल बनाएंगे। पैरेलल इसलिए बनाएंगे कि हो सकता है कि आगे इसके आगे कुछ इसके बीच में वो रिलेशन बता रहा हो उन दोनों के बीच में। ठीक है, इसीलिए पैरेलल बनाएंगे। तो इनके बीच में कोई कॉमन है, उनके लिए अलग से बनाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि क्यू आर की सास है। किसकी सास है? आर की। तो जब आर की सास है, यानी आर से एक जनरेशन ऊपर है, तो आर की सास है, तो ये क्यू हो गया। ठीक है, और ये आपका आर। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपका ये हो गया, क्यू हो गई। ठीक है, और ये आपका आर। ठीक, ये हो गया, यानी ये सास हो गई। ठीक है, इसको क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और ये आपका पुत्री है, तो इसको भी क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, देखिए मैं पॉजिटिव लेता हूँ। ठीक है, मैं जब भी आपको रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं फीमेल इज ए पॉजिटिव और मेल इज ए निगेटिव। ठीक है, मैं लेता हूँ, ये मेरा अपना तरीका है लेने का। ठीक है, इसको कभी बाद में बात करेंगे कि मैं ऐसे क्यों करता हूँ, कि फीमेल को मैं पॉजिटिव लेता हूँ और मेल को मैं निगेटिव लेता हूँ। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन में जितने भी बताए गए हैं किताबों में और जितने भी बताए जाते हैं, वो मेल को क्या करते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, फीमेल को निगेटिव लेते हैं, लेकिन मैं इसका उलट करता हूँ। ठीक है, ये मेरा अपना है, तभी मैं बताऊंगा आपको कि ऐसे मैं क्यों करता हूँ। ठीक है, उसके बाद चलिए ये हो गया आपका। अब उसके बाद कह रहा है कि टी अविवाहित पुरुष है। ठीक है, अब आप यहाँ पर फंसेंगे। ठीक है, कि इन दोनों में से कहाँ पर हमें टी का यूज करना है। ठीक, यानी टी अविवाहित पुरुष है और एस एक पुरुष है। ठीक है, कह रहा है कि टी अविवाहित पुरुष है, लेकिन कह रहा है कि और एस एक पुरुष है। एस क्या है? एक पुरुष है और टी अविवाहित है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि सहोदर। अब इस शब्द का मतलब समझिए। ठीक है, सहोदर का मतलब क्या हुआ? सगा। ठीक है, अब सगा तभी हो सकता है जब वो भाई बहन हो, ठीक, या बहन बहन भी हो, या आपका भाई भाई हो, तभी ये सगा हो सकता है, वरना सगा नहीं हो सकता। तो इस शब्द का यूज अब आपको पढ़ना है। तो ये कह रहा है कि टी अविवाहित पुरुष है, यानी ये शादीशुदा नहीं है, और कह रहा है कि और एस एक पुरुष है। ठीक है, तो एस एक पुरुष है, लेकिन अविवाहित नहीं है, तो टी का यूज कहाँ करेंगे? टी का यूज इसमें करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? पुत्री है, किसकी? पी की। ठीक है, पी की पुत्री है और ये अविवाहित है, तो इसका यूज यहां पर करेंगे, यानी टी का यूज हमें यहां पर करना होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि और एस एक पुरुष है, तो एक एस एक पुरुष है, तो आर की ये सास है, तो एस यहां आएगा। ठीक, एस आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका निगेटिव। ठीक,
और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में देखेंगे तो अब पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सही है। ठीक, देखिए ये प्रश्न में आपका यहीं पर फंसाएगा। ठीक है, ये सहोदर जो लिखा है ये यहाँ पर फंसाएगा कि अविवाहित टी अविवाहित पुरुष है और एस एक पुरुष है। ठीक, तो अविवाहित का मतलब कि टी जब यहाँ लिखेंगे तो ये दोनों सहोदर हो जाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है ना कि दो अविवाहित सहोदर है तो यही दोनों अविवाहित सहोदर हैं, यानी ये क्या है, ये भाई बहन है। ठीक है, ये क्या है, भाई बहन है। ठीक, अब उसके बाद करेंगे और एस एक पुरुष है, यानी ये पहले से सास है इसकी। ठीक है, और ये पुरुष है तो ये पति पत्नी हुए। ठीक है, ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, पति पत्नी का। ठीक है, पति पत्नी। ठीक, अब ये पूछ रहा है आपसे ऑप्शन में कि आर यू का पति है, आर यू का पति है, कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, आर यू के बीच में कोई रिलेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये आप काट लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि आर एस की पत्नी है, आर एस की पत्नी है, ये सही है, ये मिल रहा है, आर एस की पत्नी है, क्योंकि आर की सास कौन है, क्यू है, आर की सास क्यू है, तो आर की सास क्यू है तो ये एस की पत्नी हुई, तो ये आपका जब सही हो गया तो बाकी का कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, पूछ रहा है एस अविवाहित है, कहीं नहीं, पति पत्नी का रिलेशन मिला है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया है। ठीक, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप इसको प्रैक्टिकली तरीके से करने की कोशिश कीजिए और इस तरह के शब्दों का जब यूज करें तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सतर्क हो जाइए कि जब इस तरह का कोई शब्द यूज किया है तो इसका कुछ मायने होगा आगे चल के, उस शब्द का यूज करके हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है।